डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 23 सितंबर को चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रचंड 7 दिनों तक चीन में रहेंगे और इस दौरान उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर कई शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। प्रचंड के साथ उनकी बेटी गंगा, विदेश मंत्री एनपी सौद समेत कई बड़े मंत्री भी चीन जा रहे हैं। प्रचंड की इस चीन यात्रा से ठीक पहले भारत और नेपाल के बीच बिजली को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। भारत और नेपाल के अधिकारी दोनों देशों के बीच बिजली के व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए कई ट्रांसमिशन कॉरिडोर खोला जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक संयुक्त तकनीक कमेटी की 14वीं बैठक में धालेकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली के व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा निर्माणाधीन सीमा पार बिजली की लाइनों में काम में तेजी लाने पर सहमति बनी है, ताकि बिजली के व्यापार को तेज किया जा सके। समझौते के मुताबिक धालेकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए 800 मेगावाट को बढ़ाकर 1000 मेगावाट तक करने पर सहमति बनी है। दोनों देश नौतरवा मैनिया लाइन को अक्टूबर तक पूरा करने पर सहमत हुए हैं। इसका इस्तेमाल बिजली के आयात और निर्यात के लिए किया जा सकता है। भारत के साथ इस ताज़ा समझौते के जरिए नेपाल की कोशिश है कि बिजली के निर्यात को बढ़ाया जा सके। भारत सरकार ने नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की कई दिल्ली यात्रा के दौरान वादा किया था कि उनका देश अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदेगा। वहीं खराब सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इसमें बाधा आ रही थी। नेपाल के अंदर भी ट्रांसमिशन लाइन ठीक नहीं है। भारत और नेपाल के बीच यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब नेपाल के पीएम चीन जा रहे हैं। चीन के नेपाल में राजदूत ने भारत के साथ नेपाल के बढ़ते रिश्ते पर पिछले दिनों तंज कसा था। चीन को भारत और नेपाल के बीच दोस्ती रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि वह इस हिमालयी देश को भड़काने में लगा हुआ है। यही नहीं, चीन को नेपाल और अमेरिका के बीच एमसीसी समझौते से भी आपत्ति है और माना जा रहा है कि जिनपिंग और प्रचंड की बातचीत पर मुद्दा उठ सकता है। चीन को डर है कि भारत और अमेरिका उसे पड़ोसी देश नेपाल में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसराइल के बारे में बात करें। हेरोन ड्रोन से लेकर आयरन डोम से लैस इसराइल की सेना को एक और घातक हथियार मिल गया है। इसराइल की सेना में 5वीं पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक बराक शामिल किया गया है। इसे मेरकवा मार्क 5 भी नाम दिया गया है। इसराइल का यह टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। दुश्मन के हमला करने से पहले ही उन्हें ढूंढकर तबाह कर देता है। यह बराक टैंक इस तरीके से बनाया गया कि वो अपने आसपास का इलाका खुद ही मॉनिटर कर सकता है। उसे प्रोसेस करके पूरी सूचना और सैनिकों को बहुत आसान भाषा में सौंप देता है। इस टैंक की मदद से इजरायली सैनिकों को हमला करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस टैंक को बनाने में 5 साल का समय लगा है। इस टैंक के पहले मॉडल को 401 ब्रिगेड को दिया गया है। इसराइल के रक्षा योआव गैलेंट ने कहा कि बराक टैंक को शामिल किया जाना इसराइली सेना के लिए एक असाधारण कदम है। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि इसराइल की रक्षा बलों के पास बहुत कारगर तकनीक क्षमता है जो गुणवत्ता के मामले में उसे आगे रखती है। बराक टैंक को बनाने में इसराइल की कई नामचीन कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक की मदद से योगदान दिया है। साल 2015 में इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेना के साथ मिलकर नए टैंक के डिज़ाइन पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद साल 2020 में इस टैंक को बनाने के बाद टेस्ट करना शुरू किया। इस 5वीं पीढ़ी के घातक टैंक के कई मॉडल अब सेना को दिए गए हैं। यह टैंक डिजिटल लड़ाकू क्षमता से लैस है। इस टैंक को चलाने के लिए 4 लोगों, ड्राइवर, कमांडर, गनर और लोडर की जरूरत होगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने संकेत दिया कि इस बराक टैंक को कई सेंसर के नेटवर्क से लैस किया गया है जो आसानी से अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं। यही नहीं, इस खुफिया सूचना को आसानी से टैंक और सेना के अन्य अंगों में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस घटनाक्रम को युद्ध क्षेत्र में असली क्रांति करार दिया जा रहा है। इस टैंक की मदद से इसराइली सेना आसानी से अपने शत्रुओं को पहचानने की क्षमता को बढ़ा सकेगी। इससे जंग में दुश्मन को धूल चटाना आसान होगा। आइए हम भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में बात कर लें। कनाडा और भारत के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अब खुलेआम खालिस्तानी आतंकी हिंदुओं और भारत के मिशन को धमकी दे रहे हैं। वैसे हिंदुओं और भारत के खिलाफ इस तरह की धमकी कनाडा से पहले सिर्फ पाकिस्तान में सुनने को मिलती थी। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपरवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। कनाडा की सरकार से मौन समर्थन के कारण उसने कहा कि हिंदू देश छोड़ दे। इस धमकी के बाद अब ट्रूडो की पार्टी के हिंदू सांसद ही उसके विरोध में उतर गए हैं। कनाडा के सांसद चंद्रा आर्य ने हिंदू कनाडाई लोगों से शांत रहने के साथ सतर्क रहने को कहा है। उन्हें किसी भी अप्रिय घटना की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने का आग्रह किया है। चंद्रा आर्य एक इंडो कनाडाई नेता हैं जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी से आते हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट में कहा कि कुछ दिन पहले कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के नेता और तथाकथित जनमत संघ का आयोजन करने वाले सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमले की धमकी दी है। उन्हें कनाडा छोड़कर वापस जाने को कहा है। आर्य ने आगे कहा कि मैंने कई हिंदू कनाडाई लोगों को सुना है जो इस हमले से डरे हुए हैं। मैं हिंदू कनाडाई लोगों से शांत और सतर्क रहने का आग्रह करता हूँ। कृपया हिंदू फोबिया को किसी भी घटना की सूचना स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दे। उन्होंने आगे कहा कि खालिस्तान समर्थक नेता हिंदुओं को उकसाने में लगे हैं
उन्होंने कहा कि कनाडा में रहने वाले ज़्यादातर सिख भाई बहन खालिस्तान आंदोलन का समर्थन नहीं करते। अधिकांश सिख कई कारणों से खालिस्तान आंदोलन की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर सकते, लेकिन वे हिंदू कनाडाई समुदाय से गहराई से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी हिंदू और सिखों को बांटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कई हिंदू सिख पारिवारिक रिश्तों और साझा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। खालिस्तान समर्थक कनाडा में पहले भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते रहे हैं। आर्य ने आगे कहा है कि खालिस्तान आंदोलन के नेता का यह भड़काऊ बयान मंदिरों पर हमला और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में उच्च नैतिक मूल्य और हम पूरी तरह से कानून का समर्थन करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद का महिमा मंडन और घृणा अपराध को अनुमति देने पर निराशा जाहिर की है। आइए अब हम अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग के बारे में बात करें। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बृहस्पतिवार को भारत में लंबी दूरी के समुद्री निगरानी एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और रखरखाव क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी योजना की रूपरेखा पेश की। बोइंग की नज़र 6 अतिरिक्त विमानों के ऑर्डर पर है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I विमान है। कंपनी ने कहा कि उसने पहले ही भारतीय नौसेना की सेवा में मौजूद P-8I विमान बेड़े का अनुसमर्थन करने के लिए 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि से एक व्यापक आर्थिक प्रभाव पैदा किया है। बोइंग ने कहा है कि उसकी परिकल्पना है कि P-8I बेड़े को 18 विमानों तक बढ़ाने से निवेश में लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी, जबकि 2032 तक भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के और अवसर उत्पन्न होंगे। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए बोइंग की प्रतिबद्धता P-8I बेड़े के प्रति हमारे समर्पण को प्रेरित करती है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय नौसेना की अधिक P-8I विमानों की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया के साथ ही हम भारत और दुनिया के लिए इंजीनियरिंग, विनिर्माण और सतत क्षमताओं को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार करने हैं, जिससे भारतीय और वैश्विक दोनों तरह के ग्राहकों को लाभ होगा। वर्ष 2013 में शामिल होने के बाद से 737 अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर आधारित P-8I विमान भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और उच्च मिशन तत्परता दर के साथ 40,000 उड़ान घंटों को पार कर लिया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि बोइंग ने INS राजौरी में अशोक रॉय ट्रेनिंग सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स और कोच्चि प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्घाटन इस साल अप्रैल में हुआ था। भारत के अलावा इस विमान का संचालन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और जर्मनी द्वारा किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।